किसी की मदद चाहिए ना दुआ चाहिए, एक तू मिल गया तो जगत में मुझको क्या चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ, ठीक है, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 लेके, जिसे एनसीईआरटी कहती है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसका हमने पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा था फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसमें हमने क्या किया था, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट्स कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वही देख रहे थे हम। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं। ग्लोबलाइजेशन कोई नई फिनोमेना नहीं, बहुत एशियन टाइम्स चला आ रहा है। ठीक है, ये तो वही कह रहा है कि इसको इन्हेंस किसने किया, इनेबल्ड किसने कर दिया। ठीक है, तो चलो बहुत पहले से आ रहा था, इसको इनेबल्ड किसने किया। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू फिनोमेना बट इट गोइंग फ्रॉम एशियन टाइम एंड द फैक्टर दैट इनेबल्ड और इन्हांस और फॉलोइंग। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन नया फिनोमेना नहीं है और बहुत पुरानी समझ चला रहा है, लेकिन इसको कुछ फैक्टर्स ने क्या कर दिया, इनेबल्ड कर दिया, इनहेंस कर दिया, बूस्ट कर दिया। वो कौन कौन से थे। पहले रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, पहला था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। ठीक ना जी, देखो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। आप घर में हैं लेकिन मुझे देख पा रहे हैं, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। यही ग्लोबलाइजेशन है एक तरीके से। ठीक ना, आप घर एक क्या है, ग्लोब है, और मैं भी ग्लोब पे हूँ। ठीक है, आपके घर तक मैं पहुंच पा रहा हूँ किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से, डेवलपमेंट ऑफ 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, ठीक है, जियो की वजह से। उसके बाद फिर ये चीज़ हमने कवर कर ली थी। अब हमको देखना था लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो अगला पॉइंट हमारा यही था, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसमें पहला पॉइंट है एलपीजी। एलपीजी रिफॉर्म ऑफ 1991 चेंज द सिनेरियो ऑफ इंडियन मार्केट बिकॉज बिफोर इट गवर्नमेंट हेजमनी सीन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। कह रहा है कि एलपीजी रिफॉर्म मार्केट का सिनेरियो पूरा चेंज कर दी, इंडियन मार्केट को पूरा सिनेरियो चेंज कर दी। इससे पहले गवर्नमेंट की हेजमनी होती थी किसमें, ट्रेड और कॉमर्स में। लेकिन जैसे एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991, ठीक है, जैसे ही ये पूरे मार्केट की सिनेरियो चेंज करके रख दिया। ठीक है, पूरा कपड़ा ही चेंज कर दिया मार्केट का, या भाई नया कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, तो लिबरलाइजेशन वही कहता है, क्या होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन मतलब कोई चीज़ आसान कर देना। ठीक ना, बहुत पहले कठिन होती है, उसको क्या कर देना, आसान कर देना। जिससे बुक में लिखा होता है बहुत कठिन कठिन लैंग्वेज में लिखा होता है, बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा होता है, आप समझ नहीं पाते हैं उसको। फिर एक टीचर आता है आपके सामने मेरे जैसा, ठीक है, वो चीज़ों क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो ऐसे ही इंडियन ट्रेड, इंडियन मार्केट क्या थी, इंडियन मार्केट में ट्रेड क्या था, बहुत हार्ड था। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना 50 लाइसेंस चाहिए आपको, हर 6 महीने में रिन्यूअल चाहिए उसका, बार बार आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता था। लेकिन जैसे एलपीजी रिफॉर्म आया ना, तो ये ट्रेड एंड बैरियर्स क्या कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए। क्या कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए, जिसकी वजह से ट्रेड क्या हो गया, फ्री हो गया। ट्रेड क्या हो गया, आसान हो गया, लिबरल हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इसके आने के बाद क्या हुआ, मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ। बहुत लोग मार्केट में फिर इन्वेस्ट करना चालू किए, बहुत लोग मतलब मार्केट में इन्वॉल्व होना शुरू किए, बहुत लोग ट्रेडर बनना शुरू किए। क्योंकि पहले क्या था, लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन उसके बाद जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लाइसेंस लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लोग बिजनेस करने के लिए आगे आने लगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दूसरे पॉइंट, द प्रोसेस बाई विच गवर्नमेंट रिड्यूस द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा गवर्नमेंट बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, किससे, व्यापार से क्या करता है, बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस को क्या करता है, कम करता है। एंड मेक इट ईजियर, और इसको क्या बनाता है, आसान। आर कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट मेक, द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट रिड्यूस द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम ट्रेड एंड बैरियर्स फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेक इट ईजियर आर कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ट्रेड और बैरियर को हटाया जाता है, किससे, ट्रेड से। ट्रेड और बैरियर किससे, ट्रेड और रिस्ट्रिक्शंस को किससे हटाया जाता है, बैरियर और रिस्ट्रिक्शन को। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाता है, किससे, ट्रेड से। ताकि ट्रेड क्या हो जाए, आसान। ताकि ट्रेड क्या हो जाए, आसान, लोग उसमें इन्वॉल्व हों, ट्रेड करना अच्छा लगे लोगों को। ये नहीं कि लाइसेंस लगवाने में ही
इतनी मेहनत लग जाती है लोग कि बिजनेस करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। जैसे एलपीजी रिफॉर्म आया, लाइसेंस लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, लोग फिर बिजनेस करने में क्या हुए, सक्षम हुए और करना स्टार्ट कर दिए उसे, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन मतलब कुछ नहीं होता, बस सिंपल सी बात है कि ट्रेड बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें, जो रुकावटें आती थी ट्रेड करने में, व्यापार करने में, उसको हटा देना। और उससे क्या हुआ, ट्रेड ईजियर हो गया, उससे ट्रेड क्या हो गया, ईजियर हो गया, उससे ट्रेड क्या हुआ, ईजियर हो गया। तो यही है लिबरलाइजेशन, किसी चीज़ को आसान कर देना, वही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। और ये किसके टर्म में हो रहा है, इकोनॉमिक्स के टर्म में हो रहा है। तो किसको आसान कर देना है, व्यापार को। किसको आसान कर देना है, व्यापार को, ठीक है। तो यही है द प्रोसेस by which government reduce the barrier and restrictions from trade and commerce and make it easier are called as liberalization। सिंपल सी डिफिनेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ट्रांसफर टू प्राइवेट पर्सन और कंपनी आर कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गवर्नमेंट ओन एंटिटी या प्रॉपर्टी है कोई, उसको किसके हाथ में ट्रांसफर कर देना, प्राइवेट पार्टनर। जिससे गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ें हैं, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, वो क्या कर दे, मेरे पास पैसे में उसको क्या कर लूँ, बाई कर लूँ। गवर्नमेंट बेचेगी तभी तो मैं बाई करूँगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, वो क्या कर दे, सेल कर दे किसी प्राइवेट पार्टनर या कंपनी को, प्राइवेट पार्टनर या कंपनी को, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ये पहले नहीं होता था इंडिया में, ठीक ना। अगर होता भी था तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा नहीं करती थी, फॉरेन कंपनीज को नहीं सेल करती थी कोई भी चीज़, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन, मतलब फॉरेन कंपनी नहीं कर सकती थी इंडियन मार्केट में, जो भी बहुत बड़ी चीज़ें थी, जैसे एयर इंडिया हो गया, इसमें नहीं इन्वॉल्व करती थी गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट डर रही थी किस चीज़ों से, क्योंकि हम पहले ही गुलाम हो चुके थे, 1947 में आज़ाद हुए थे। तो इस वजह से हम इन सब चीज़ों से डर रहे थे कि फिर से हमें कोई गुलाम न बना। लेकिन ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो फिर हमने इसको क्या किया, चेंज किया 1991 में। हमने कहा कि भैया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कौन खरीद सकता था, प्राइवेट पार्टनर। कौन खरीद सकता था, प्राइवेट पार्टनर या कंपनी। तो यही है, जैसे इसका एग्जांपल है एयर इंडिया गवर्नमेंट, ठीक ना। 2022 में एयर इंडिया जो फ्लाइट आती है, पूरी कंपनी है एयर इंडिया, तो वो गवर्नमेंट की थी। लेकिन 2022 में इसको किसने बाई कर लिया, टाटा ग्रुप से। किसने बाई कर लिया, टाटा ग्रुप से। और इसका इतिहास बहुत खतरनाक है, पहले ये टाटा ग्रुप का ही था, इसको किसने ले लिया था, गवर्नमेंट ने। फिर इसको वापस किसको करना पड़ा, टाटा ग्रुप को। फिर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट हो जाती है ना, उसमें लोग आलसी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी है, लोग मतलब फ्लाइट है 8 बजे की, तो पायलट रेडी होने में, तैयार होने में 9 बजा देता था। लोगों की फ्लाइट लेट हो जाएगी तो कोई जाना पसंद करेगा क्या, इसीलिए ये लॉस में आ गई थी। इसीलिए एयर इंडिया क्या हो गई थी, लॉस में आ गई थी। इसीलिए इसको गवर्नमेंट को ना चाहते हुए फिर किसको बेचना पड़ा, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप क्या, प्राइवेट कंपनी। एयर इंडिया क्या थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन इसको क्या करना, सेल करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया, सेल पर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन फॉरेन कंपनी आर एबल टू इन्वेस्ट विच इनहेंस ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में क्या कर पाए, इन्वेस्टमेंट। क्या कर पाए, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट आता है तो कोई भी चीज़ क्या होता है, बूस्ट होता है। क्या होता है, बूस्ट होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए पीडब्ल्यू का। किसका ले लीजिए, पीडब्ल्यू का। पीडब्ल्यू एक छोटा सा ब्रांच था, स्टार्ट हुआ धीरे 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 धीरे, ठीक है। बहुत एक्सपैंड कर गया, आज वास्ट है, ठीक है। और भयंकर इन्वेस्टमेंट भी आता है उसमें, ठीक है। इसीलिए आप हर चैनल पे उसको आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन हुआ। क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, मदद हुआ। ये भी फैक्टर होता है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। फॉरेन कंपनी आर एबल टू इन्वेस्ट इन विच इनहैंस ग्लोबलाइजेशन, ठीक ना। तो इसी वजह से फॉरेन कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को क्या करता है, इन्हेंस करता है या इनेबल्ड करता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एस डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको पहले गार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1995 में इसका नाम क्या कर दिया गया, डब्ल्यूटीओ, ताकि आम लोग भी समझ पाएँ, ठीक है। और 1 जनवरी 1995 को। और इसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, ठीक ना। 1900 जब ये बना था तभी से इसका पार्ट कौन है, इंडिया है इसका, ठीक ना। कि हमको भी इंटरनेशनल पार्ट में मतलब इन्वॉल्व रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 1995 जेनेवा फॉर प्रमोटिंग ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दो देशों के बीच में क्या करता है, ट्रेड को प्रमोशन करवाता है, ठीक है ना। ट्रेड करने में क्या करवाता है, आसानी करवाता है। दो देशों के बीच में ट्रेड करने में क्या करवाता है, आसानी करवाता है। इट सेट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड।
ये रूल्स और रेगुलेशन सेट करते हैं। देखो ना कोई जगह कोई चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ख़राब है। इसीलिए WTO बीच में आया, कहा दो देशों के बीच में हम समझौता कराएंगे, हम कैसे व्यापार करना है, ये सब रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से रूल्स बनाऊंगा, कोई सामने वाली कंट्री बना वो अपने हिसाब से रूल बनाएगी। इसीलिए एक नॉन इंटरफेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो न उस देश से कोई वास्ता है, इस देश से कोई वास्ता है, वो थोड़ा थोड़ा पैसे लेगा और सबके हित में ही सोचेगा, ठीक ना। तो वो कौन है बीच में, WTO। कौन है WTO? तो इट सेट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया। तीसरा पॉइंट, स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मार्केटिंग। ये क्या करता है ना, अनफेयर प्रैक्टिसेस को क्या करता है, रोकता है, और ब्लैक मार्केटिंग को भी रोकता है। जैसे इट अनफेयर प्रैक्टिस, मान लो किसी देश ने, जैसे अभी रसिया यूक्रेन में वार चल रहा है, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा गेहूँ होता था और वो फॉरेन कंट्रीज को क्या करता था, गेहूँ सप्लाई करता था। लेकिन तुर्की वार की वजह से वो गेहूँ सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो तुर्की है, टर्की एक कंट्री है, वो इंडिया से 52,000 टन गेहूँ मंगवाया। लेकिन उसको क्या किया, वहाँ पे जब गेहूँ हमारा पहुँच गया, टर्की ने उससे क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, कह दिया कि ये गेहूँ सही नहीं है, इसमें क्या लगा, फफूंदी लगा हुआ, फंगस लगा हुआ, हम इसे नहीं लेंगे। तो हमने कहा भैया ठीक है, मत लो, तुम नहीं लोगे, कोई और नहीं लेगा क्या। जब वैसे ही आ रहा था, उसी रास्ते में इजिप्ट पड़ता है, मिस्र जिसे हम कहते हैं, उसने हमारा गेहूँ क्या कर लिया, परचेज कर लिया। और उसके बाद टर्की होशियार बन रहा था, टर्की यूक्रेन से फिर फ़ोन करके कह रहा है कि हमको गेहूँ दे दीजिए। तो वहाँ क्या, गेहूँ है ही नहीं, हम नहीं दे पाएंगे गेहूँ। और रसिया से कहा तो रसिया ने भी नहीं दिया। तो 1 साल तक रसिया में, टर्की में क्या रह गई गेहूँ की कमी रह गई। ज़्यादा होशियार बनेगा तो यही होगा। तो WTO ने भी उसको कहा कि आप क्यों ऐसे किए, ठीक है, इंडिया का नुकसान हो सकता था, लेकिन इंडिया ने कुछ नहीं बोला, कहा कि जाओ ना लो, हमको कौन से गेहूँ की वो खराब हो जाएगा, ठीक ना, हमारे पास बहुत है। तो हमने किसको दे दिया था, इजिप्ट। तो ये अनफेयर प्रैक्टिस, अगर आपको नहीं लेना था तो आप पहले ही बोल देते। ये तो इजिप्ट ने ले लिया, नहीं हमारा गेहूँ दोबारा वापस आता, उसका लोडिंग होगा, अनलोडिंग होगा, उसको रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता हमारा, है ना। लेकिन वही होता है कि जिसका दिल साफ होता है उसके साथ खुदा होता है, ठीक है। तो इंडिया का दिल साफ है तो उसके साथ कौन है, खुदा है। इसीलिए हमारा गेहूँ किसने खरीद लिया, इजिप्ट ने। हमको नुकसान नहीं हुआ, किसको नुकसान हुआ, जो ज़्यादा होशियार बन रहा था, टर्की। किसको हुआ, टर्की को हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी होशियार रह करिए, दिल साफ रखिए, खुदा आपके साथ रहेगा। अगर दिल में क्या रखेंगे, होश पोछ, तो फिर खुदा आपके साथ नहीं रहेगा, टर्की जैसे आप भी भूखमरी में मरेंगे, ठीक है। तो होशियार नहीं बनना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग ये होता है कि जब चीज़ें सस्ती होती है तब उसे हम खरीद के क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब फिर मार्केट में शॉर्टेज होता है तो उसका प्राइस क्या होता है, बूस्ट होता है। तब उसे हम मार्केट से निकाल के फिर ज़्यादा पैसा को, गोडाउन से निकाल के ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहती है, इसे बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो इसके खिलाफ भी कौन भी आवाज़ उठाता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी संस्था है, लेकिन ये इसमें भी क्या है जी, दाग धब्बे लगे हुए हैं, क्योंकि इसकी बातें बड़े बड़े देश नहीं मानते। जैसे इंडिया नहीं मानता है, अमेरिका नहीं मानता है, चाइना नहीं मानता है। इनको क्या कर देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं और अपना काम करने लगते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगला आता है हमारा 4th फैक्टर, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक ना। द कंपनीज हुज ब्रांचेस रन इन मैनी नेशन आर कॉल्ड एज मल्टीनेशनल। ऐसी कंपनी जिसका ब्रांच क्या होता है, कई देशों में फैला होता है, जिसका ब्रांच क्या होता है, कई देशों में फैला होता है, हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इसके लिए आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, तभी तो आप दूसरे, मान लो आपका है कि एक डिस्ट्रिक्ट में घर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घर है, तीसरे में भी घर है, तो आप क्या है, आपके पास पैसे तभी तो आप घर बनवा रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, ठीक है। अब एक हो सकता है कि आप एक स्टेट में घर है, दूसरे स्टेट में घर है, 3 स्टेट में घर है, तो आपके पास ज़्यादा पैसा है। तो वैसे ही ये क्या कर रहा है ना, कई नेशंस में, कई देश में अपने क्या खोलता है, ब्रांचेस खोल रहा है। इसके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए तभी तो फैला पाएगा अपने ब्रांचेस को, अदरवाइज कहाँ से फैल पाएगा, ठीक है। तो यही कंपनी, ऐसी कंपनी जो जिसका ब्रांच एक से ज़्यादा नेशंस में फैला हो, उसे बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी, उसे बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी, उसे बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी, MNCs। तो ये भी एक फैक्टर है जो किसको बूस्ट किया है, ग्लोबलाइजेशन को, जो किसको इनेबल्ड किया है, ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, महिंद्रा, ETC। ये सब ऐसी कंपनीज है जिनके ब्रांचेस क्या होते हैं, एक से ज़्यादा नेशंस फैले हुए। गूगल नाम ही काफ़ी, माइक्रोसॉफ्ट नाम ही काफ़ी है, इन्फोसिस नाम ही काफ़ी, महिंद्रा नाम ही काफ़ी है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ETC, ये मत कहना कि ये कंपनी का नाम नहीं लिखा, सारी कंपनी के नाम लिखवाना क्या है, नामुमकिन,
मुमकिन, ठीक है। इसी वजह से जितना लिख दिया। अगला है पांचवा फैक्टर, कंटेनराइजेशन, ठीक ना। क्या होता है ना, कोई भी ट्रेड करने के लिए आपको बड़े कंटेनर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। छोटे कंटेनर्स में आप कितना सामान ले जा पाएंगे, इसीलिए बड़े बड़े कंटेनर जो बने उसे बोला गया कंटेनराइजेशन। बिग ट्रांसपोर्ट विथ लेस कॉस्ट, बिग ट्रांसपोर्ट विथ लेस कॉस्ट, बड़े ट्रांसपोर्ट और विथ लेस कॉस्ट, है ना। एक बार में बहुत ढेर सारा सामान जाएगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन अगर एक एक मंगाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अपने हिसाब से चलेगा। अब एक ही बार में बहुत सारा होल मंगा रहे हैं तो आपको सामान सस्ता पड़ता है। तो ये कह रहा है बिग ट्रांसपोर्ट विथ लेस कॉस्ट आर द एसेंशियल फैक्टर फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये भी एक फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को क्या किया, इनेबल्ड किया। Hence we can conclude that above given factor enhance और enabled globalization। इससे हमें पता चलता है कि जो भी ऊपर दिए गए फैक्टर्स हैं इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया, एनेबल्ड या इन्हांस किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग पेशेंसली, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आएगा 3 बार देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो लीव कर दीजिएगा, ठीक है। बाय।